एक हाई मास्क लगवाने के लिए एक कार्यकाल, शहीद स्मारक, हाँ एक कार्यकाल उनको और चाहिए। हाँ एक कार्यकाल और चाहिए। अच्छा, जी एक हाई मास्क लगवाने के लिए। जेठ की दोपहरी है, हम गांव में मौजूद हैं। पीपल की छांव है और कोयल बोल रही है। जिस पीपल के पास हम खड़े हैं ये कोई आम पीपल नहीं है। ये आजादी, भारत की आजादी का प्रतीक है। ये किसान आंदोलन, अवध किसान आंदोलन का प्रतीक है। इसी पीपल की छांव में कभी बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह के साथ पंडित नेहरू इसी जगह बैठ करके सभा किया करते थे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, आज हम प्रतापगढ़ के एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां से अवध किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। इस गांव का नाम है रूरे। आपको बता दें कि यहीं से भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की, अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। पंडित नेहरू यहां से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर पट्टी विधानसभा का मुख्यालय है, वहां से पैदल चलकर यहां तक आए, पैदल यात्रा की, किसानों की सभा में सम्मिलित हुए। बाबा रामचंद्र और झिंगुरी सिंह के नेतृत्व में जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें सहभागिता करते हुए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। ये स्मारक आप देख पा रहे होंगे, ये स्मारक बाबा रामचंद्र और झिंगुरी सिंह के याद में बनाया गया है। ये वही स्थल है जहां पर सभाएं हुआ करती थी उस समय। और यहाँ पे कुछ कोटेशन भी लिखे हैं, लेकिन बदलते समय के थपेड़ों को सहते हुए ये लगभग मिट सा गया है। यहाँ के लोगों से जो यहाँ पे लगातार बने रहते हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम जानेंगे, उनसे हम पूछेंगे कि वास्तव में यहाँ पे लिखा क्या था, यहाँ की कहानी क्या थी, यहाँ का इतिहास क्या है। क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक और मार्मिक धरती यहाँ पर होना, ऐसे गांव में होना, ये एक बड़ी उपलब्धि होती है। इसके साथ साथ 2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल जिस तरीके से बच चुका है, यहाँ के सांसद ने, ये भी जानेंगे कि यहाँ के सांसद ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनकी पार्टी से इस समय यहाँ के सिटिंग सांसद हैं संगम लाल गुप्ता जी, उन्होंने इस ऐतिहासिक भूमि पर, इस ऐतिहासिक धरती पर कितनी दृष्टि फेरी, कितना यहाँ का ध्यान रखा, कितना यहाँ का विकास कार्य किया। तो आइए यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करते हैं, यहाँ के ऐतिहासिक प्रसंगों पे बात करेंगे, पंडित नेहरू के प्रथम पग यात्रा पर बात करेंगे, पंडित नेहरू को इस राजनीतिक शुरुआत की बात करेंगे। जिस तरीके से देखा जाए तो ये एक प्रतापगढ़ लोकसभा सीट माना जाता रहा है कि ये कांग्रेस की परंपरागत सीट भी रही है। यहाँ से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजा दिनेश सिंह कभी सांसद हुआ करते थे, बाद में 3 बार उनकी सुपुत्री राजकुमारी रत्ना सिंह यहाँ से सांसद रही, और पंडित मुनीश्वर दत्त जी भी यहाँ से सांसद रहे। और बीते 10 सालों से, पिछले 10 सालों से 2014 से लेकर अब तक इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, रूरे ऐतिहासिक, इस ऐतिहासिक गांव के बारे में बात करेंगे। उसके साथ साथ जो एक सामाजिक और राजनीतिक प्रकरण इस समय चल रहा है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो क्या नाम हुआ चाचा आपका? नाम है बंस बहादुर सिंह, वकील। बंस बहादुर सिंह जी, तो आपका ये गांव बड़ा ऐतिहासिक गांव है, इसके विषय में कुछ अगर आप बताना चाहें। हाँ, ऐतिहासिक तो है जी। तो ये माना जाता है कि ये गांव रूरे जो है ये अवध किसान आंदोलन का जनक है जी। यहीं से अवध किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। वो आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि पूरे अवध में अंग्रेजों के नाक में दम करने वाला आंदोलन रहा। असल में प्रकृति का एक नियम है कि जब कोई समस्या होती है तो स्वतः व्यक्ति समाधान ढूंढता है। ऐसा कुछ समय रहा कि रूरे गांव के अगल बगल के गांव जैसे रेणीगारापुर, रमईपुर, भोपालपुर, उमरझिया, रघईपुर, बाभनपुर, मतलब इस तरीके से जो इस गांव से सटे गांव थे, उस संयोग से कोई गांव अमरगढ़ रियासत से जुड़ा था, कोई गांव रामगंज रियासत से जुड़ा था, कोई गांव हरिपुर रियासत से जुड़ा था, कोई गांव बीरापुर की रियासत से जुड़ा था। आप रियासत कालीन समय की बात बता रहे हैं। हाँ, तो वो जब इन गांव में उन रियासत
के जो करिंदे थे, माने जिलेदार फौजदार उनके जो थे, लगान वसूली के लिए आया करते थे, तो किसानों से बड़ी बेरहमी से पेश आया करते थे। संयोग से उसी समय इसी पीपल के वृक्ष के नीचे अपने ही परिवार के माने बाबू झिंगुरी सिंह जी यहीं रहा करते थे, और उनके साथ कई लोग माने बड़े राग से रामायण कहा करते थे, और उसको सुनने के लिए अगल बगल के गांव के लोग यहाँ आया करते थे। यही पीपल का पेड़? जी यही पीपल का पेड़। अच्छा, ये पीपल का पेड़ कितना पुराना रहा है? ये तो बहुत पुराना है। हमको तो माने हम लोग जब से देख रहे हैं तब से ये बिल्कुल 18 के आसपास तो होगा। तब से ये आधा हो गया। माने जब से हम लोग देख रहे हैं तब से इसकी डालें बहुत आधी हो गई। लिखा इतिहास तो मैं जवान था, यहाँ हजारों की भीड़ लगती थी, पीपल के नीचे सभा होती। जी, अभी हम आ रहे हैं आपके पास। नहीं, भाई साहब बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वही है। तो उसी माने उनके उत्पीड़न से तंग जो लोग थे वो यहाँ रामायण भी सुनने आया करते थे। तो उनके साथ बदसलूकी माने जमींदार के लोग, जिलेदार वगैरह या उनके करिंदे फौजदार वगैरह जो किया करते थे, उसको आकर के यहाँ उलाहना सरीका लोग एक दूसरे से साझा किया करते थे। बाद में बाबू झिंगुरी सिंह के मन में ऐसा आया कि आखिर इतना उत्पीड़न करके क्यों लगान वसूली हो रही है, इतना उत्पीड़न क्यों जनता के साथ हो रहा है। उन्हें रामायण श्रोताओं को ले जाकर के उनसे कुछ बातचीत के जिलेदारों से किए और उनको समझाने का प्रयास किया कि इस तरीके से बेरहमी से माने लगान वसूली मत करिए, अन्यथा जो है वो एक प्रकार से किसान संगठित होकर के विरोध करेगा जमींदार का। और अंत में धीरे धीरे वास्तव में वो किसान बाबू झिंगुरी सिंह के माने नेतृत्व में वो जमींदारी के विरोध में गोलबंद हो गया, और बड़ी संख्या में गोलबंद हुआ। कई गांव के किसान एक दूसरा गांव, तीसरा गांव, ऐसे ही एकजुट होते चले गए। जो शुरू में जमींदारों के विरोध का स्वरूप था, लेकिन उसी समय आजादी का आंदोलन अपने चरम पर भी था। तो ये किसान आंदोलन जो है वो आजादी के आंदोलन में भी माने सहयोग लेने लगा और उनकी भी सभाओं में जाने लगा, और जमींदारी का भी विरोध एक दूसरे का लोग सहयोग करते रहे। माने आजादी के आंदोलन के भी लोग और जमींदारी के विरोध के लोग, ये किसान और शहरों के नेताओं में संपर्क होना शुरू हो गया, एक दूसरे का सहयोग होना शुरू हो गया। बाबा रामचंद्र के विषय में कहा जाता है कि वो कहीं बाहर से आकर के यहाँ पर उन्होंने अपना अपने आप को स्थापित किया, और लोगों से इस कदर वो जुड़े कि वो यहीं के इतिहास में सम्मिलित हो गए। तो उनका यहाँ पर आना, यहाँ के लोगों से जुड़ना, ये प्रसंग कैसा रहा? बाबा रामचंद्र संजोग ही था कि वो अपनी चाहे विद्रोही गतिविधियों के नाते, चाहे जैसे फिजी चले गए थे, फिजी में भी उन्होंने गन्ना मजदूरों के साथ बेरहमी से वहां की जो सरकार थी वो पेश आने लगी। तो इन्होंने एक संगठन खड़ा किया। सरकार ने इनको मैंने ये देखा कि एक जुझारू व्यक्ति है, ये यहाँ आके संगठन खड़ा करेगा, तो इसको फिर भारत भेज दिया बाबा रामचंद्र को। वो बंगाल आए। बंगाल में संजोग से यहीं के सहदेव सिंह रूरे के थे, वो वहाँ रहा करते थे कलकत्ता में। थोड़ा बहुत उनसे उनकी जानकारी हुई। उन्होंने बताया कि मेरा एक भाई है, वो माने किसानों का संगठन खड़ा किए है। तो हल्की सी जानकारी बाबा रामचंद्र को हुई, तो वो कलकत्ता से माने जौनपुर होते हुए कोयरीपुर में आए, और संजोग से वहीं क्या कहते हैं लखनऊ डी और लबेदा में झिंगुरी सिंह की किसान सभा चल रही थी। फिर वहीं वो बाबा रामचंद्र और वो दोनों लोग एक साथ मिले और विचारों का आदान प्रदान हुआ। फिर बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह के साथ यहीं रूरे चले आए, और ऐसी यह पेड़ के जो आप देख रहे हैं जहाँ वो पंचायत घर बना हुआ है, वहीं बाबा रामचंद्र का मकान बन गया। अच्छा, यहाँ आने के बाद यहाँ के ग्रामीणों ने उनके लिए व्यवस्था की? हाँ जी हाँ, ग्रामीणों ने व्यवस्था की। और फिर झिंगुरी सिंह ने स्वयं की, जब उनका लावारिस में बार बार चलान होने लगा, बाबा रामचंद्र जब आ गए झिंगुरी सिंह के साथ, तो उन्होंने इस संगठन को एक चार चांद लग गया। वो उसको, उस आदमी को भ्रमण तो था ही, माने अच्छी जानकारी थी बाबा रामचंद्र को, और अंग्रेजी भी कुछ जानते थे वो। तो इन्होंने एक अनोखी परंपरा लगाई कि जय जय सीताराम का नारा लगाना शुरू किया।
पानी इकट्ठा करके लोगों को हाथ डाल करके कहता था कि भाई हम लोग एक साथ मरेंगे मिटेंगे, माने कसमें खिलवाते थे, हाँ, हम कसम लोग हाँ, खाते थे कि एक हाँ, साथ मरेंगे, एक साथ। हाँ, एक साथ हम अच्छा, लोग। ये आपने कही अनोखी परंपरा, जय जय सीताराम तो भारत की अपनी एक परंपरा है, इसको अनोखा बाबा रामचंद्र ने कैसे बनाया? अनोखा बाबा रामचंद्र ने इसलिए बताया कि ठीक है, जय जय सीताराम का माने हमारी आस्था भगवान राम के प्रति संकेत होता है, लेकिन कुल मिलाकर के अनोखी परंपरा ये हुई कि अगर यहाँ किसानों को बुलाना है या किसी समस्या से जूझना है तो यहाँ इसी पीपल के पेड़ के नीचे जय जय सीताराम का नारा लगता था, और खेतों में खलिहानों में काम करने वाला आदमी गांव में वो भी जय जय सीताराम का नारा लगाता था। फिर वो दूसरा गांव, तीसरा गांव, चौथा, पांचवा ऐसे जुड़ता चला जाता था। लोगों को एक संस्कार से माने जोड़ दिया गया था कि ऐसा करने से आपको माने सभा स्थल की ओर आना है और सभा स्थल पर पहुंच करके समस्या की जानकारी। अच्छा, ये एक तरीके से जय जय सीताराम का जो नारा था वो मैसेज कन्वे करने का, अपने मैसेज को, हाँ, संदेश पहुंचाने का एक चेन बन गया कि एक व्यक्ति यहाँ से जय जय सीताराम बोलता है तो अगला व्यक्ति आगे से बोलता है, जहाँ तक सुनाई पड़े हाँ, उसके आगे वो आवाज देगा। तो ये एक प्रसार का माध्यम बना कि आपका मैसेज पहुंच गया कि आपको चबूतरे के पास पहुंचना है। उस जमाने का व्हाट्सएप रहा ये। हाँ, तो एक प्रकरण ये बताया जाता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में मिलता है कि पंडित नेहरू जब विदेश से पढ़कर आए तो उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की जो शुरुआत की वो आपके तहसील मुख्यालय पट्टी से आपके ग्राम तक, आपके इस गांव तक जहां हम बैठे हैं, यहाँ तक 7 किलोमीटर का लगभग रेंज है ये, यहाँ तक पैदल चल करके अपने राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की। क्या इसमें कुछ तथ्यात्मक सत्य है? एकदम पूरी तरह सत्य है। इसलिए कि बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह का ये किसान संगठन जो है कभी कभी इलाहाबाद जाता था और आनंद भवन में माने रुकता तो कम था, लेकिन आनंद भवन में मोतीलाल जी का सहयोग माने प्रदान होता था। और ज्यादातर बाबा रामचंद्र संगम तट पर गंगा जी के मैदान में किसानों को लेकर वही रुका करते थे। संभवतः नेहरू जी विदेश से वही आए थे और हल्का सा माने उनके मन में आजादी के आंदोलन का माने कुछ बज रहा था, तभी वो वहां संगम टहलने गए थे। तो उन्होंने देखा कि लगभग 200 से अधिक संख्या में किसान जय जय सीताराम का नारा बोल रहा था। उन्होंने सबसे पहले काशी कुर्मी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा ये लोग कौन? पंडित नेहरू की। तो उन्होंने कहा कि ये लोग कौन है? तो काशी कुर्मी ने बताया कि चलिए हम आपकी मुलाकात अपने राम और लक्ष्मण से करा देते हैं, अर्थात बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह से। वहीं बाबा की नेहरू जी की मुलाकात बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह से होती है और दोनों के विचार से आदान प्रदान से नेहरू जी बहुत प्रभावित हुए। तो बाबा रामचंद्र ने नेहरू जी को रूर आने का न्योता दिया और वो जब रूर आए तो पट्टी से कोई साधन न होने की वजह से वो पैदल ही रूरे आए। अच्छा, आपके मुख्यालय से कोई साधन तब आपके गांव के लिए नहीं चलता था? जी नहीं, सरकारी साधन नहीं था। माने कुछ लोग घोड़ी फोड़ी रखे रहे, घोड़ा वोड़ा रखते थे, इक्का चलत रहा, इक्का कुछ लोग रखते थे, माने इसी तरीके का था और कोई ऐसा ऐसा साधन नहीं था। या लोग बीमार पड़ जाते थे तो डोली बनाते थे, माने चारपाई में रस्सी से बांध करके उसको बांस कंधे पर लगा करके बीमार लोगों को अस्पताल तक, हाँ, अस्पताल भी कहाँ पहुंचाते थे, माने जो वैद्य वगैरह, हाँ, उनके यहाँ ले जाने का जब असहाय लोगों को। तो उस पीरियड में तो नेहरू जी आए। फिर नेहरू जी आए तो नेहरू जी से फिर बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह की जब यहाँ मुलाकात होती है तो दूसरे दिन रात में तो नेहरू जी रुके। दूसरे दिन बाबा रामचंद्र ने उनसे कहा कि ये जो किसान संगठन है, रात में ही पता चल गया कि नेहरू जी कल किसानों को आना है और कई मीटिंगों में जाना है। तो सुबह किसान सब इकट्ठा हुए तो बाबा रामचंद्र ने नेहरू जी से कहा कि यही किसान है जो आजादी के आंदोलन में शरीक है और यहाँ का जमींदारों से त्रस्त है। मैंने परिचय कराया उनका कि ये क्यों ऐसा माने इकट्ठा है, कारण क्या है। तो नेहरू जी से कहा कि जरा सा इनके उत्साहवर्धन करिए आप। तो नेहरू जी जब उनका यहाँ पीपल के पेड़ के झुए को बताया कि यही जवाहरलाल तुम्हार कुर्सी है और सबका,
झौए को झौआ जो होता है जिससे सामान ढोया जाता था, उसको उन्होंने रख करके कहा कि जवाहरलाल यही तुम्हारी कुर्सी है, यही बैठे। और नेहरू जी से जब उन्होंने कहा कि इनको थोड़ा सा उत्साहवर्धन इनका कीजिए, तो नेहरू जी ने वो क्या लिखा कि बार बार अंग्रेजी के शब्द निकला करते थे, मेरे पैरों में कंपन हो रही थी। अच्छा, उस समय जब भाषण वो कर रहे थे, भाषण कर रहे आंदोलन, तो बाबा रामचंद्र चूंकि पढ़ा लिखा था तो वो हिंदी में अनुवादित किया करता था, और उन्होंने कहा कि जब मैं भाषण देके बैठ गया तो बाबा रामचंद्र ने मुझसे कहा कि अगर आप हिंदी में भाषण देना सीख लें तो भीड़ आपकी तरफ ज्यादा आकर्षित होगी। और फिर किसानों ने मुझ पर माने इतना मतलब फटे चिथड़े पहने, किसान के कपड़े पहने और नंगे पैर किसान सभा स्थल की ओर माने दौड़ पड़ता था। और किसानों ने मुझ पर इतना प्यार उड़ेल दिया कि उनकी तस्वीर मेरे दिमाग पर आजीवन छाई रही। और ये भी कहा कि उसी किसानों के त्याग को, उसी किसानों की प्रेरणा से, माने उन गरीब बदहाल किसानों की प्रेरणा से हम अपने पिता के उस वैभव को भूल गए और आजादी के आंदोलन में कूद पड़ा। अच्छा, पंडित नेहरू के आजादी के आंदोलन में कूदने का कारण जी ये किसान आंदोलन रहा, ये धरती रही जहां हम बैठे हुए हैं। जी 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 जी। तो अच्छा, ये स्मारक कुछ बने हुए हैं, ये तो इसमें वही नेहरू जी के आने का लिखा है कि जून 1920 में जब मैं प्रतापगढ़ के गांव में गया तो भूखे नंगे किसानों को देखने के बाद उनकी तस्वीर हमेशा मेरे दिमाग पर छाई रही। ये उनका एक कोड वर्ड है, इतना उन्होंने अपने आत्मकथा में ये लिखा है। ये स्मारक उस स्मारक में हमारे ब्लॉक के माने यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का नाम है, जिसमें जैसे सहदेव सिंह जी हैं, झिंगुरी सिंह जी हैं, अक्षयबर सिंह जी हैं, माता बदल हैं, लाली हैं, पुतरा हैं, पुट्टी हैं, तमाम महिलाएं भी उस समय उस शरीक थी, संपाती हैं, तमाम महिलाएं भी उसमें मतलब उस वक्त शरीक थी। उन्हीं लोगों का सबका नाम लिखा हुआ है। कुछ लोगों का नाम माने नाम तो लिखा गया है, लेकिन उनका एड्रेस अज्ञात होने के नाते नहीं लिखा जा सका। तो वही पत्थर है, इसको श्रीमती इंदिरा गांधी की पीरियड में हमको लगता है प्रधानमंत्री जब थी तो उन्होंने ये गांव में लगवाया था। इस गांव में क्या उनका यहाँ आगमन हुआ था? नहीं, इंदिरा जी का यहाँ आगमन नहीं हुआ था, बल्कि इन्हीं की धरती, इन्हीं का कार्यालय काहला में था। बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह का एक कार्यालय काहला में था। काहला में भी ऐसे ही टावर बना हुआ है, वो झिंगुरी सिंह बाबा रामचंद्र ही के नाम है। तो काहला में आई थी इंदिरा जी जो है, और कार्यालय इन्हीं का था। इन्हीं की नेतृत्व में वहां गोली चली थी, 2-3 वहां लोग मरे थे, जिसके अगुआ बाबा रामचंद्र झिंगुरी सिंह ही थे। इन्हीं का कार्यालय था वो। तो अच्छा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री, पहले देश के पहले प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित नेहरू का की कर्म भूमि अगर देखा जाए तो ये रूरे की दो राय नहीं 100%। इसको नेहरू जी ने अपनी तमाम किताबों में भी वर्णन किया है। और नेहरू जी की वास्तविक कर्मभूमि वो रूरे रही, जो कि उनको यहाँ के किसानों का माने दुर्दशा देख करके उनके मन में बड़ा मतलब मानी कि क्षोभ भी उठा था। यहाँ तक भी लोग उस समय के लोग कहते थे कि राय विश्वनाथ बकत सिंह के उनके पिताजी वकील थे, माने हरिपुर के राय साहब। उनके वकील मोतीलाल नेहरू जी। हाँ, मोतीलाल नेहरू जी उनके वकील थे। तो वो नेहरू जी ने कहा कि हम राय विश्वनाथ बकत सिंह से इस बात का माने उलाहना देंगे कि किसानों के साथ इतनी बेरहमी से माने क्यों जमींदारों द्वारा पेश आया जा रहा है। तो उन्होंने कहा भी था, शायद संभवतः राय विश्वनाथ बकत सिंह ने, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिर किसी के पास कुछ है, एक भी धूर जमीन यहाँ हम लोगों के अलावा, जमींदारों के अलावा किसी की और है। तो इस तरीके का राय साहब ने कहा था। राय साहब ने कहा था जो है। अच्छा, आजादी के 75 साल लगभग बीत चुके हैं, 76वां साल चल रहा है, और लोकतंत्र का महापर्व आम चुनाव भी अपनी सरगर्मियां पकड़ चुका है। इस जेठ की दोपहरी में जैसे जैसे जेठ बढ़ रहा है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, वैसे वैसे चुनाव की गर्मी भी बढ़ रही है। आजादी के इतने दिन बाद बीत गए, क्या किसी सरकार ने इस ऐतिहासिक भूमि की तरफ, इस ऐतिहासिक धरती की तरफ अपनी दृष्टि एक बार भी डाली? अब ऐसा तो हमारा ख्याल है कि किसी ने बहुत गौर नहीं किया जो है।
अब यही एक पत्थर जो आप देख रहे हैं, चाहे इसको आप विकास मानिए चाहे जो मानिए, कांग्रेस की हुकूमत में यही ये जो नाम का पत्थर है ये लगा था। फिर इसके बाद माने वो लगभग कांग्रेस की वो वीर बहादुर सिंह की ही सरकार थी, तो वो टावर का माने प्रस्ताव हो गया था, बना नहीं था प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में जब वीर बहादुर सिंह की गवर्नमेंट थी, हाँ, तब प्रस्ताव हुआ था। फिर उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने उसका साकार रूप दिया। मोती सिंह जी मतलब उन्होंने उसको देखा कि यहाँ से स्थानीय विधायक भी रहे, कई बार रहे, तो उन्होंने पहल किया, वो बनवाया उसका जो है। तो लगभग यही तो विकास माने देखा गया। और तो हमको इंदिरा जी की सरकार में ही यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता महाराज रहे केंद्रीय मंत्री भी रहे। हाँ रहे। तो क्या उनकी तरफ से कोई पहल इधर नहीं? ऐसा कुछ नहीं, मीटिंग वूटिंग लोग तो बराबर किया करते थे। प्रोफेसर वासुदेव सिंह भी हम उनका मीटिंग वूटिंग संचालन किए हैं प्रोफेसर साहब का। राम किंकर जी हमारे यहाँ से विधायक रहा करते थे, वो भी बराबर आते थे, ये बात नहीं था। लेकिन ये अब उस विकास के संबंध में लोगों ने क्यों और क्या बात हुई नहीं सोचा। हो सकता है कि उनके अंदर सार्वजनिक सोच रही हो कि समूचा क्षेत्र विकास करे, उसी में रूर का भी विकास हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ क्या, इस बात पे कभी आपके गांव वालों ने चिंतन नहीं किया कि ऐसा क्या कारण रहा कि रूरे विकास के इस दौर में पीछे रह गया, जबकि एक ऐतिहासिक भूमि रही? ना, इस बात का फक्र तो जरूर रहा कि हम लोग माने उस ऐतिहासिक धरती से हैं। हमारे बुजुर्गों ने बड़ा त्याग किया है इस देश के प्रति, बड़ा त्याग बलिदान किया है। और उन्हीं के त्याग बलिदान को, जैसे किसी के आधार शिला अगर खसक जाए एक बार, तो पुनः आधार बनाने में आदमी जो है डिसबैलेंस हो जाता है। तो उसी माने आजादी के आंदोलन में समूचे गांव का एक माने विकास जो है अवरुद्ध हो गया, क्योंकि तमाम बेदखली बड़ी बेरहमी से लोगों के साथ पेश आया जाता था। इनकी छान छप्पर गोरू बछरू तमाम उखाड़ पकड़ दी जाए। तो लोग माने एक बदहाली से एक पीढ़ी गुजरी। तो अब आजादी के बाद फिर कुछ दिन तक तो लोग जैसे सुस्त हो कोई युद्ध के बाद, जैसे कोई युद्ध हो। अब हारना जीतना अलग बात है, भले ही हम जीते हों उसमें, भले ही हम बड़ा त्याग दिए, लेकिन एक युद्ध के बाद आदमी सुस्त जैसा हो जाता है, सोताने जैसा लगता है। तो ऐसे ही सुस्त भले लोग हुए हैं, लेकिन गर्व तो रहा ही कि हम माने आजादी के आंदोलन में बुजुर्ग हमारे मतलब बड़ा त्याग। चलिए, ये जिस तरीके से एक ऐतिहासिक भूमि रही है, ऐतिहासिक तौर पर अगर देखा जाए तो ये उतनी ही जागरूक भूमि भी रही है। यहाँ के लोग उतने ही जागरूक भी रहे हैं। जहाँ बाबा रामचंद्र जैसे लोग जिस धरती पर रहे हों, झिंगुरी सिंह जैसे लोग किसानों को संगठित करने वाले, किसानों की चिंता करने वाले लोग रहे हों, तो ये जागरूक धरती भी रही है। तो इस जागरूक धरती को क्या लगता है कि ये 2024 के इस महासमर में, इस लोकतांत्रिक समर में, इस आम चुनाव में, इस लोकतंत्र के महोत्सव में क्या माहौल है प्रतापगढ़ का? वो आप बहुत सही बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक टीम है, टीम का एक अगुआ है। ऐसा लगता है कि अगुआ ईमानदार है, अगुआ ये चाहता है कि देश का विकास हो। तो उस टीम का समर्पण उस अगुआ के नाते वो भी निष्ठावान है। वो अगुआ जैसे आप मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी, ये उस टीम के अगुआ हैं। अब इनके साथ उस टीम में बहुत सारे लोग, भारतीय जनता पार्टी एक परिवार तरीका माने हो गया है, मानता है, हम लोग तो उसके फैमिली मेंबर जैसे मानते हैं। तो उन लोगों की अगुवाई में जो सरकार माने देश का नाम रोशन कर रही है, विकास कर रही है, हम आम लोग यानी ज्यादातर मतदाता उस और चीजों को न देख करके कि कब कोई नेता यहाँ आया कि नहीं आया, उनके मतलब उस भारतीय जनता पार्टी के उस अगुआ के कृत्य को देख करके, जैसे तमाम अगुआ की बात आप कर रहे हैं, क्या वो प्रधानमंत्री मोदी अपने आपके सांसद को कभी निर्देश नहीं करते हैं कि आप क्षेत्र में टहलिए? हम तो क्षेत्र में लगातार टहल रहे हैं और लगातार हमको ये शिकायत मिल रही है, और लगातार लोग हमसे कह रहे हैं कि साहब सांसद जी तो कभी क्षेत्र में आए ही नहीं। क्या ये सही बात है चाचा?
नहीं, ऐसा नहीं है। 2-3 बार यहाँ आए हैं, कुछ वादे भी किए थे उन्होंने शहीद स्मारक से संबंधित। एक हाई मास्ट लगाने का 2 अक्टूबर को आए थे, यहाँ से पद यात्रा शुरू किए थे। तो उन्होंने कहा था कि एक हाई मास्ट यहाँ बड़ी वाली लगवा देंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो नहीं लगवा पाए। फिर अभी आए थे चुनाव प्रचार के दौरान, तो उन्होंने कहा कि अगले कार्यकाल में सारी चीजें देखेंगे। अच्छा, एक हाई मास्क लगवाने के लिए एक कार्यकाल, शहीद स्मारक, हाँ एक कार्यकाल उनको और चाहिए। हाँ, एक कार्यकाल और चाहिए। अच्छा, जी, एक हाई मास्क लगवाने के लिए। हाई मास्क। तो क्या उम्मीद है कि वो कार्यकाल इस बार उनको दिया जाएगा? आप जनता द्वारा उनको वो कार्यकाल प्रदान किया जाएगा हाई मास्क लगवाने के लिए? अब ये तो जनता के ऊपर है, वो कितना यहाँ किए हैं। यहाँ से जितना किए हैं उसका प्रतिफल उनको मिलेगा। चाचा, हाई मास्क लगवाने के लिए सांसद जी को अगला कार्यकाल देंगे? क्या 5 साल में लगेगा हाई मास्क? वो तो कह रहे हैं कि अगले कार्यकाल में लगवा देंगे। आप जैसी बात कर रहे हैं, क्या 5 साल लगेगा उसको लगवाने में? 5 साल में वो तैयार होगा बन के? छोटी सी चीज है, लगे न लगे, लगे न लगे, लेकिन अपनी एक आत्मा का विश्वास जिसके प्रति है उसी के साथ जाएगा। अब आप किसको 5 साल आप पूछ रहे हैं, 5 साल में लगेगा कि नहीं लगेगा? 75 साल बीत गए आजादी के। हाँ। जो कुछ हुआ देख रहे हैं, जो कुछ आएगा उसको भी देखा जाएगा। ये 4 दिन की जिंदगी है, हंसते बोलते बीत जाएगी। बहुत सारे नेता आएंगे, चले जाएंगे, कोई वादा करेगा, कोई पूरा करेगा, बस ये तो खेल है। क्या लगता है, जैसे जिस तरीके की बात है, विकास तो आप देख रहे हैं। हाँ, खूब देख रहे हैं। आपके रूरे गांव की सड़क हम खूब देख रहे हैं। अरे सड़क नहीं देखिए, यहाँ खेती बाड़ी देखिए, जंगल झाड़ी देखिए, और आम जनमानस के विद्यालय जो है यहाँ देखिए। बहुत सारी चीजें देखने के लिए आप लोग निकलते हैं, या तो आप लोगों को मौका मिलता है देखने के लिए। ये सब सारी रिपोर्ट अपने मन विचार से आप करिएगा कि हमने जो देखा वहाँ की स्थिति परिस्थिति क्या रही। आपके टीम में बहुत सारे लोग होंगे जो जगह जगह गए होंगे, लेकिन अगुवाई, यहाँ की अगुवाई आपको मिलेगा, आप यहाँ कर रहे हैं। हमारे छोटे भाई वकील साहब हैं, वो ज्यादातर इस काम को देखते हैं। हम तो गवर्नमेंट से रिटायर हुए हैं, सर्विस से, अब इस समय आराम में चल रहे हैं, घर बैठे हैं बच्चों के साथ। अच्छा, आप अपने मन से बताइएगा, अपने हृदय से आप बताइएगा कि 5 साल के कार्यकाल में जिस तरीके का कार्यकाल माननीय सांसद जी का यहाँ से रहा, क्या संतुष्ट हैं आप? अब देखिए, व्यक्तिगत सांसद जी का कार्य, विकास और उनका कार्य तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बाकी जो कार्य विकास है एक शासन प्रशासन के तौर पे, जैसे सबका हो रहा है वैसे यहाँ का भी हो रहा है। भाई सड़कें बनाई जा रही हैं, टूटी फूटी सड़कें जोड़ी जा रही हैं। देखिए इसमें गिट्टी पत्थर पड़ गया, अब इसका काम कब फाइनल होगा? पिछली बार कब ये सड़क बनी थी? अब इसका रिकॉर्ड मेरे पास तो नहीं है भाई। चाचा, कब बनी थी ये सड़क? करीब इसका रिपेयर करीब 7 साल पहले हुआ 7 था। साल पहले हुआ। जी, उसके बाद से अभी तक नहीं हो पाया है। अब की बार कुछ शुरुआत किसी विभाग से हुई थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों बंद हो गया है अभी। अच्छा, तो हमको लगता है इसके लिए भी नया कार्यकाल उनको चाहिए। हाँ, कुछ युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। तो क्या लगता है आपको, क्या माहौल है आपके प्रतापगढ़ में? 1 नंबर का है। भारतीय जनता पार्टी बहुत मतों से जीतेगी हमारे यहाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्या कारण, क्या कमाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने आपके क्षेत्र क्यों में? नहीं कमाल की है? गरीबों को फ्री में राशन दिया जा रहा है, हर घर लोग भोजन कर रहे हैं अच्छे से, तो उनको क्यों नहीं वोट इसके दिए? पहले भोजन नहीं करते थे? क्यों नहीं करते थे? हाँ। लेकिन आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। आज जो कर रहे हैं उसमें क्या परिवर्तन आया है? क्यों नहीं परिवर्तन आया है? हाँ। जैसे आज जो है नरेंद्र मोदी जी ने फ्री में राशन दे रहा है, हाँ। सब लोग राशन कर रहे हैं, हाँ। तो क्या दिक्कत है? अच्छा, सांसद जी को लेकर के बड़ी बातें की जाती हैं, सांसद जी के काम से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं। जब आप उनके पास काम लेने जाएंगे तो क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, हाई मार्क्स है, लगवाएंगे। अच्छा, आपके गांव के लोग इसका मतलब काम लेने नहीं जा पाए उनके पास? अरे नहीं, जब जाएंगे तभी तो काम हो पाएगा ना। गए नहीं? गए नहीं, लेकिन आए हैं, वो काम करेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। काम करेंगे? जी हाँ। क्यों चाचा, काम करेंगे वो? काम करेंगे। हाँ, उम्मीद है करेंगे। हाँ, उम्मीद है, लेकिन अभी तक नहीं किए हैं कुछ। हाँ। पट्टी के क्षेत्र में हाँ। कोई काम अभी तक नहीं हुआ है। हाँ। हम लोग योगी और मोदी के नाम पर वोट देंगे। हाँ। योगी और मोदी के नाम पर? उनके नाम पर। हाँ। सांसद जी से खुश नहीं है? कह दीजिए, डर कह रहे हैं। डर नहीं रहे हैं। हाँ। वोट उन्हीं के नाम कह नहीं पा रहे हैं। वोट उन्हीं के नाम पर पड़ेगा। हाँ, वोट किसके नाम पड़ेगा? मोदी और योगी के नाम पर। सांसद जी के लिए कुछ कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सांसद जी भी ठीक है। ठीक है? ठीक है। कितना ठीक है? अरे अगर ठीक है तो कहे ये कमवा नहीं हो पाया, कहे सड़कियां नहीं बन पाई, कहीं हाई मास्क नहीं लग पाया। ध्यान दे पाए, सड़क 7 साल से। हाँ, तो वही
सड़क के ध्यान नहीं दे पाए हाँ, थे। सब विधायक नीति की आपने गजब बात की। 5 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे मोती सिंह जी। अब आपको बताएंगे हाँ। इसको आप वो कर दीजिए। जैसे कोरोना से कैमरा है। 2.5 साल कोरोना से देश जूझ रहा था, किसी सूरत इन लोगों के सारे फंड जो इनको सांसद निधि भी मिलती है, यहाँ तक कि सांसद के वेतन को भी सरकार ने कोरोना में लगाया और 2.5 साल माने सरकार का वक्त यूं ही जाया हो गया कोरोना से निपटने के लिए। बहुत सारे देश कोरोना से त्रस्त हो गए, तबाह हो गए, कोविड तो नहीं निपट सके। लेकिन भारत की सरकार ने अपने लोगों से मिलजुल करके अपनी ही लागत को कुछ जनता के बीच लगाया और कुछ कोरोना के बीच लगाया। माने गिरते हुए भारत को आज भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में मतलब जो इसकी प्रगति है वो लगभग सबसे तेज गति से है। चाचा, हमारा प्रश्न आपसे इस बात पे था क्योंकि जब हम अभी प्रश्न कर रहे थे तो आपने कहा कि ये गांव की सड़क पीएमजीएसवाई से बनती है या फिर विधायक के फंड से बनती है। जो तो आपके यहाँ विधायक रहे 5 साल तक आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, योगी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। अभी हमको पता चला कि ये सड़क 7 साल पहले बनी हुई थी। जब मोती सिंह थे तो भरसक आप एक सड़क की बात यही नहीं कह पा रहा हूं कि क्यों इस पर नहीं गौर किया। और मोती सिंह तो मान लीजिए इतना गौर करते थे कि अगर सड़कों पर चले जाते थे तो सड़कें जहां टूटी फूटी रहती थी उनको इतना ज्ञान था कि मैं किस सड़क पर किस किलोमीटर पर खड़ा हूं, वहीं से खड़े होकर के वो एक्सीएन को माने फोन करते थे कि मैं फला सड़क पर खड़ा हूं और फला किलोमीटर पर खड़ा हूं, आखिर इसकी दुर्दशा क्यों। तो ये सब था, वो तो गौर करते थे। अब रह गया कि मान लीजिए विधायक हमारे ऐसे दल के हैं कि हम लोग उन संपर्क हो नहीं पाता, उनसे कोई जानकारी नहीं हो पाती उनसे। अच्छा, क्षेत्रवार भी विरोध होता होगा कि इस क्षेत्र में हम काम नहीं करेंगे, ऐसा कुछ है क्या? अब क्यों नहीं होगा, आदमी जहां से कुछ उसको अधिक मत मिलता है, अधिक लगाव रहता है, अधिक मिलने जुलने वाले। अच्छा, आप वकील हैं, एक बात विपक्ष कहता है कि साहब ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव है, क्या ऐसा कुछ? एकदम 100%। इसलिए ये चुनाव संविधान बचाने का है कि आपने देखा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्दे जैसे चाहे वो माने 335 से ये हो, धारा 70 हो, माने कश्मीर 370 माने जो कश्मीर की समस्या है, आखिर वो संविधान की समस्या थी। कश्मीर अपना अभिन्न अंग था। वो तो कहते हैं साहब कि अगर मोदी फिर आए संविधान भंग कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे। कौन कहता है? ये विपक्ष कह रहा है, लगातार कह रहा है। असल में विपक्ष के पास अब जो ऐसा विपक्ष कह रहा है जिस विपक्ष के पास आज तक अपना नेता नहीं चुन सका विपक्ष, माने इतना नहीं कर सका कि आने वाले दिनों में यदि इस विपक्ष की ही सरकार बनेगी तो कौन उनका नेता होगा, किसके नेतृत्व में सरकार बनेगी, ऐसा विपक्ष जो अपने नेता का चयन आज तक नहीं कर सका। तो ऐसे विपक्ष की बोली भाषा को क्या कहा जाए, जो विपक्ष आज तक संविधान माने चुनाव हो रहा है और ऐसा चुनाव हो रहा है कि वह विपक्ष अपना नेता नहीं बता सकता कि हमारा नेता कौन होगा। तो ऐसे विपक्ष को क्या कहा जाए। दुनिया का आश्चर्यजनक लोकतंत्र है भारत, जहां की ऐसे भी विपक्षी लोग हैं जिनको अपने नेता का ज्ञान नहीं है, जो अपने नेता को जानते नहीं, अपने नेता को तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसके नेतृत्व में उनका चुनाव होगा। ऐसे विपक्ष की चर्चा आप कर रहे हैं, शर्म से लोकतंत्र झुक जाता है। तो चलिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार कहते हैं कि इस बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार, तो ये रूरे गांव में बैठे चाचा जी क्या कहते हैं कि 400 पार होगा कि नहीं होगा? सदैव जो जिस दल में रहता है, जिस परिवार में रहता है, उस परिवार को यही सोचता है कि प्रत्येक लड़का मेरा आईएएस होगा, प्रत्येक लड़का मेरा प्रधानमंत्री होगा, प्रत्येक लड़का मेरा मुख्यमंत्री होगा। माने सुंदर सा ख्वाब देखता है और आने वाला दिन उसके मान लीजिए पार होगा कि नहीं, 400 पार होगा कि नहीं होगा, ये बता दीजिए। ऐसा रूरे गांव, ऐतिहासिक धरती पे आप बैठे हैं। नहीं, ऐसा असंभव क्या लगता है? हाँ। ऐसा असंभव क्या, कोई असंभव तो है नहीं कुछ चीज। असंभव तो कुछ नहीं है। आपने देखा होगा कि यहाँ माने ऐसे भी चुनाव हुए हैं कि उत्तर प्रदेश में सारी की सारी सीटें जो है वो मतलब मिल गई हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, माने असंभव कुछ नहीं है, संभव सब। 400 पार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
अब ये तो जनता बताएगी, अभी जनता आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं और आप लोग ही हमको संशय में दिख रहे हैं। और देख रहे हैं आप लोग कि भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर ही इस चीज को लेकर संशय में है कि 400 पार होगा कि नहीं होगा। और आप अब प्रधानमंत्री लगातार ये मंचों से कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। सवाल ये है कि अगर जैसे भारतीय जनता पार्टी जिसका कुछ दिखाई दे रहा है, सकल स्वरूप और वादा जो दिखाई दे रहा है तमाम रूप में, जैसे हमने आपको कश्मीर के मुद्दे को बताया, खाद्यान्न के मुद्दे को बताया कि खाद्यान्न देखिए कितना मतलब यानी कि राम मंदिर के मुद्दे पर बनाया, मेरी आस्था का माने भी केंद्र है वो। और जिस चाइना की और जिस हमारे देश की सीमाएं जो थोड़ा सा दुश्मनों से मतलब यानी कि उस चुनौती से थोड़ा हिचकिचाती थी, आज माने हिंदुस्तान की चुनौती से मतलब वो विदेशी देश जो है हिचकिचा रहे हैं। कभी हम अमेरिका को देखते थे, आज अमेरिका जैसा विश्व का तमाम देश भारत को देख रहा है कि भारत क्या चाह रहा है, उसकी क्या व्यवस्था है, वो किस मतलब इन सारी चीजों को कितना भी आपने अमेरिका भारत का जिक्र किया। मैं आखिरी प्रश्न आपसे कह रहा हूं इस चुनाव को लेकर के। इस चुनाव में जब आप नेताओं को, पार्टियों की तरफ देखते हैं तो आपका ये रूरे गांव और आप क्या चाह रहे हैं? हम लोग ये चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी भारत में खड़ा है, प्रत्येक प्रत्याशी गठबंधन से लेके और भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य जीते और इस भारत को दुनिया के राष्ट्रों की प्रथम पंक्ति में खड़ा होने का माने गौरव मिले। क्या ये गौरव आपके गांव को भी प्राप्त होगा? हम किसी अपने व्यक्तिगत हित के लिए हम सार्वजनिक हित को ज्यादा महत्व देते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। गांव में बसती है। आज भी गांव में जो आत्मा बस रही है, वो भी जो गांव का विकास जो आपको ऐसा लग रहा होगा कि माने गांव का विकास नहीं हुआ है, गांव के लोगों का बड़ा बेहतर ढंग से और शासनकाल की अपेक्षा ज्यादा ढंग से हुआ है। इसलिए कि आप अगर प्रत्येक घर को देखेंगे तो यहाँ का हर युवा जो है, जो जिस लायक है उसके काम की माने इंतजार जहाँ चाहिए वहां हो रहा है, लेकिन ये कि वो अगर नहीं करना चाहता तो जना कुछ ना काम है, करना चाहता है तो काम इंतजार कर रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद चाचा आपका कीमती समय देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा आपने कि रूरे जो एक ऐतिहासिक धरती है, यहाँ के लोगों ने हमसे बात किया और यहाँ के ऐतिहासिक प्रसंगों के साथ साथ ऐतिहासिक महत्वता को भी हमें समझाया। ऐसे ही रोचक खबरें, ऐसे ही रोचक वीडियोज हम आप तक लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। मैं उत्कर्ष, कैमरामैन अभिषेक शुक्ला के साथ।